वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है कन्नूर स्क्वाड, जिसमें मम्मट्टू भाई साहब लीडिंग रोल पर है। आप मूवी के बारे में बात करें तो तमिल में कार्ति भाई साहब की एक मूवी आई थी जिसका नाम था खाकी, तो वैसे टाइप की मूवी है ये। पहले ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई, थोड़ा मिक्स्ड रिव्यूज मिले, उसके बाद गर्म तारे पे रिलीज हुई। मूवी तो एक बार जरूर देख सकते हैं पक्का, और इसी तरह ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए अब फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2015 कन्नूर एरिया। एक रात ऑफिसर जॉर्ज और उसकी टीम एक दूध वाले की मदद से कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। वो क्रिमिनल्स जॉर्ज और उसकी टीम पर हमला करने लगते हैं। इन लोगों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। बहुत ही मुश्किल के साथ जॉर्ज सुनील नाम के क्रिमिनल को पकड़ लेता है, और शॉकिंगली जिस जगह पर जॉर्ज और सुनील होते हैं उसी जगह पर पेड़ के ऊपर एक लाश लटक रही होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये लाश काफी दिनों से यही है, सड़ चुकी होती है। सुबह होने के बाद जॉर्ज और उसकी टीम उन क्रिमिनल्स को लोकल पुलिस स्टेशन में सौंप देते हैं और वहाँ के पुलिस वालों से लटकती हुई डेड बॉडी के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन वहाँ के पुलिस वाले इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। इंस्पेक्टर जॉर्ज से कहने लगता है, अरे सर, वो किसी आदिवासी की डेड बॉडी होगी। जब ये लोग पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जॉर्ज को उस डेड बॉडी के रिलेटेड एक शक जरूर होता है। उसके बाद जॉर्ज एसपी से मुलाकात करके उस डेड बॉडी के बारे में बताने लगता है। सर, लोकल पुलिस वालों ने कहा कि वो कोई आदिवासी की डेड बॉडी है। मेरे हिसाब से उस डेड बॉडी की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल होगी, और उस बंदे को मरे हुए तकरीबन 1.5 महीना गुजर चुका होगा, क्योंकि डेड बॉडी टोटली डिकम्पोज हो चुकी है। उस डेड बॉडी को नीचे उतारकर इंस्पेक्शन करवाई मैंने। उसके पैर पर एक रॉड लगी है, मतलब उसके पैर पर सर्जरी हुई। अब आप ही बताइए सर, कोई आदिवासी इतना खर्चा करके अपना पैर की सर्जरी क्यों करवाएगा? मैंने ऑलरेडी उस मेटल प्लेट पर लगे हुए नंबर की मदद से इंक्वायरी करना स्टार्ट किया। पता चला कि उस बंदे का ऑपरेशन चैतन्य हॉस्पिटल में हुआ, और थोड़ा इंक्वायरी करने पर यह बात पता चली कि मरने वाले का नाम था मुरुगन। तो जॉर्ज और उसकी टीम बहुत ही मुश्किल से मुरुगन का घर का एड्रेस पता करके जब वहाँ पर जाते हैं तो उस घर में मुरुगन की बीवी मौजूद नहीं होती, मतलब कुछ दिनों पहले ही खाली कर चुकी होती है। और इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि मुरुगन एक ट्रक ड्राइवर था। जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने पर जॉर्ज उसकी टीम फाइनली मुरुगन की बीवी के पास जाते हैं। जब मुरुगन के बारे में पूछने पर यह औरत कहने लगती है, मैं जब 10 साल की थी तो मेरे घर में कोई बंदा था। मैं तो उस बंदे को मेरा पापा ही समझ बैठी। शायद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन वो बंदा बहुत ही पियक्कड़ था। मैं मैच्योर होने के बाद उस बंदे ने एक दारू की बोतल के लिए मुझे मुरुगन को बेच दिया। मुरुगन ने मेरे साथ तो शादी कर लिया था, लेकिन वो तो बस नाम की शादी थी। मुझे हर रोज दारू पीकर मारता पीटता रहा। एक दिन मुरुगन ने मेरे नाम पर एक ट्रक खरीदा। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोर्ट के नोटिस मेरे नाम पर आने लगे। तब जाके मुझे ये बात समझ में आई। मुरुगन तो मुझे हमेशा यही बात कहता था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैंने तुमको सिर्फ खरीदा है। इसलिए मैंने प्रकाश की मदद से मुरुगन को मार दिया। आखिरकार मेरी भी बच्ची है, उसकी परवरिश करनी है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2017। जॉर्ज अब ये सारी बात एक जर्नलिस्ट को बता रहा होता है कि मुरुगन की बीवी को और प्रकाश को सजा हो गई। मुरुगन की बेटी को ऑर्फनेज में दाखिला करवा दिया। जर्नलिस्ट पूछने लगता है, अरे सर, सुसाइड बताकर आप एक केस क्लोज कर सकते हो ना? वो छोटी बच्ची अनाथ नहीं होती, अपने माँ के पास ही रहती। जॉर्ज कहने लगता है, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मैं एक आम इंसान के साथ साथ एक पुलिस वाला भी हूँ, मुझे मेरा फर्ज निभाना पड़ेगा ही। तब जाके मूवी का टाइटल रिवील होता है। खैर, अब केरला पुलिस डिपार्टमेंट में 2 स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं। उनमें से एक का नाम है कन्नूर स्क्वाड। उसी स्क्वाड का हेड होता है जॉर्ज। दूसरी तरफ जॉर्ज का टीम मेंबर जयन अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन के लिए दर बदर भटकते रहता है। सिमू से बात करें तो जयन थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज में होता है। जैन की बेटी की भी कुछ प्रॉब्लम होती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी मेंबर अब्दुल वहाब के घर कुछ गुंडे घुसकर उसके घर में चोरी करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि उन लोगों ने अब्दुल वहाब को भी मार दिया। खैर, एक दिन जॉर्ज का सुपीरियर जॉर्ज को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारा टीम मेंबर जयन रेत माफिया के पास घूस लेते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ फुल सबूत है। जयन को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसी तरह तुम्हारी टीम के ऊपर भी इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इस तरह से जैन सस्पेंड होने के बाद बाकी टीम मेंबर्स को अलग अलग एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मीडिया में कन्नूर स्क्वाड की ही न्यूज चलती रहती है। दूसरे डिपार्टमेंट वाले इन पर हंसने भी लगते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद अब्दुल वहाब मरने की वजह से अपोजिशन पार्टी मेंबर्स गवर्नमेंट के ऊपर
फुल प्रेशर डालने लगते हैं कि ये लोग किसी भी तरह से किलर को पकड़ा जाए। इस केस को डील करने वाला होता है मनु, लेकिन कोई भी सबूत ही नहीं मिलते। मनु के ऊपर भी बहुत प्रेशर आने लगता है। इसी में मनु का एक टीम मेंबर मनु से कहने लगता है, सर जब ऐसा ही कोई केस सॉल्व नहीं होता तो ऐसे केसेस को कन्नूर स्क्वाड को सौंप देते हैं। वो लोग विद इन डेज में ऐसे केसेस को सॉल्व कर देते हैं। अगर अब्दुल के केस को भी कन्नूर स्क्वाड को सौंप देते तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सो दूसरे दिन जॉर्ज का सुपीरियर जॉर्ज को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि तुम्हारी टीम पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर मनु के रिकमेंडेशन से मैं ये केस तुम लोगों को सौंपने वाला हूँ। जयन को साइड में रखकर तुम बाकी टीम मेंबर्स के साथ इस केस पर काम कर सकते हो। जॉर्ज कहने लगता है, सर मैं मानता हूँ जयन ने जो किया वो गलत किया, लेकिन डिपार्टमेंट में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो घूस ले रहे हैं, ले चुके हैं। जयन ने पहली बार गलती की और बेचारा पकड़ा गया। अगर जयन मेरे टीम में रहेगा तभी मैं इस केस को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अब तक हमने जो भी केस सॉल्व किया वो एक टीम के साथ किया। तो ऑफिसर मनु रिकमेंड करने लगता है कि आप लोग जयन को भी अपने साथ ले लो। मनु जॉर्ज से कहने लगता है, आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अगर आप लोगों ने कोई भी गलती की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सो प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। उसके बाद जॉर्ज जयन को भी अपने साथ ले लेता है। ये चारों लोग मिलकर पहले अब्दुल वहाब के घर जाकर उस घर की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। जॉर्ज अब्दुल वहाब के बेटे रमजान से पूछने लगता है, आपके सारे घर में सीसीटीवी कैमरास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी चोर मेन डोर से कैसे घुस आए? रमजान कहने लगता है कि सर एक्चुअली उस दिन मेरे मामा यूके से वापस आने वाले थे। मामा को पिकअप करने के लिए ड्राइवर जल्द ही आने वाला था, तो घर की घंटी बजने पर मैंने यही सोचा कि ड्राइवर ही आया होगा, लेकिन दरवाजा ओपन करने पर वो चोर थे। घर की इंस्पेक्शन करने पर कुछ भी सबूत ही नहीं मिलता, नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल। लेकिन तभी फॉरेंसिक वाला बंदा जॉर्ज के पास आकर कहने लगता है कि सर बाथरूम में मुझे किसी के यूरिन सैंपल्स मिले, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जॉर्ज ऑफिसर मनु के पास जाकर कहने लगता है कि सर आने वाले नॉर्थ इंडियंस थे, ऐसा रमजान ने कहा, लेकिन अब उसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। अब्दुल वहाब एक पॉलिटिशियन था, तो अब्दुल वहाब को दूसरे पार्टी मेंबर्स भी मरवा सकते हैं, और शायद सीन को ऐसा बनाया होगा कि चोर घुसाकर वहाब को मार दिया। डिफरेंट एंगल में केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तभी हम लोगों को कुछ पता लग सकता है। उसके बाद जॉर्ज और उसकी टीम साइबर क्राइम के पास जाकर एक बंदे से कुछ डेटा निकालने के लिए कहते हैं। मतलब जिस दिन हत्या हुई उस घर के आसपास एरिया में कौन कौन से मोबाइल एक्टिवेशन में थे। 2 मिनट के अंदर बात करके आपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दिया, ऐसे नंबर्स को फिल्टर करने के लिए कहता है। सो साइबर क्राइम वाले इसी काम पर लगे रहते हैं। काफी सारे नंबर्स निकल के आते हैं। इन नंबर्स में दोबारा फिल्टर करने पर इन लोगों के सामने 5 नंबर्स निकल कर आते हैं। तो वो 5 मोबाइल नंबर्स के एड्रेस हासिल करके एक एक बंदे के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं। इसी दरमियान में जॉर्ज एक मोबाइल की शॉप आता है। एक नंबर के बारे में पूछने पर दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे ये नंबर तो मैंने रियाज को दिया था फेक डॉक्यूमेंट्स रखकर। इस तरह से रियाज की डिटेल्स बताने लगता है। उसके बाद जॉर्ज की टीम रियाज को ट्रेस करके फाइनली इसको पकड़कर पुलिस स्टाइल में इंक्वायरी करने लगते हैं। बहुत मार खाने के बावजूद भी रियाज यही कहने लगता है कि सर मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जॉर्ज कहने लगता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुमको किडनी में स्टोन्स है ना। नॉर्मल से यूरिन टेस्ट करने पर ब्लड ग्रुप नहीं पता चल सकता, लेकिन किडनी में स्टोन्स होने पर ब्लड सेल्स यूरिन के जरिए से लीक होते रहते हैं। बाथरूम में हमको कुछ यूरिन सैंपल्स मिले, तुम्हारे ब्लड से मैच करवाया तो दोनों ब्लड ग्रुप सेम ही है। अब बताओ सच। रियाज शॉक में रहकर जॉर्ज को सच बताने लगता है कि सर एक्चुअली मैं कतर में काम किया करता था। मेरे ओनर के बेटे अमीर और जुल्फिकर थे। वो दोनों अपने खुद ही से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसके लिए अपने फादर से थोड़े पैसे मांगा, उनके पापा ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों ने चोरी करने का प्लान किया। अगर मैं उनका साथ दूंगा तो 10% मुझे देंगे। लेकिन बाद में मैं इंडिया वापस आकर एक इलेक्ट्रिक शॉप चलाने लगा। एक दिन अब्दुल वहाब के घर में सीसीटीवी कैमरास को फिक्स करने के लिए गया था। अब्दुल अंकल मेरे दूर के रिश्तेदार थे। उसी सीसीटीवी कैमरेस में मैंने ये देखा कि अंकल अब्दुल वहाब के घर में काफी सारा पैसा है, अपने लॉकर में छुपा रहे थे। तो मैंने फटाफट से अमीर और जुल्फिकर को कॉल करके इसके बारे में बताया। तो पहले उन दोनों ने हथौड़ा और बाबिया नाम के 2 नॉर्थ इंडियंस को मेरे पास भेजा। आफ्टर 2 डेज वो दोनों खुद इंडिया आए। उन दोनों ने ही पैसे चुराने का पक्का प्लानिंग किया। अब्दुल वहाब के सारे डिटेल्स मैं उन दोनों को बताता रहा कि किस टाइम पर घर में कौन रहेगा, कहां कहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। सो उस रात हम लोगों ने चोरी करने के लिए
अंकल अब्दुल वहाब के घर गए, घर की घंटी बजाई। रमजान ड्राइवर समझकर मेन दरवाजा ओपन किया तो इन चारों ने पहले रमजान और उसकी माँ को बहुत मारा पीटा। अब्दुल को भी मार पीट कर लॉकर ओपन करने के लिए कहा। जब अब्दुल की बेटी फराह इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो फराह को भी बहुत मारा पीटा। खैर अब्दुल लॉकर ओपन करने पर ज्यादा पैसे मौजूद नहीं होते। अमीर की गैंग को सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। अब्दुल कहने लगता है कि घर में इतने पैसे नहीं है, मैं आप लोगों को कल दे दूंगा जितना आप मांगो। अब इसी दरमियान में रियाज सुसु करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब तक रियाज वापस हॉल में आता उन चारों ने अब्दुल को मार चुके होते हैं। घर से बाहर आने के बाद रियाज अमीर से ही पूछने लगता है कि तुमने तो कहा था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सिर्फ चोरी करके वापस आओगे। अमीर कहने लगता है कि तुमने जितना पैसा बताया उतना पैसा घर में मौजूद नहीं है। अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भी यही हालत होगी। इस तरह से जो हुआ रियाज जॉर्ज और उसकी टीम को बताने लगता है। अब वो लोग कहाँ पर है इसको नहीं पता। उसके बाद जॉर्ज कतर में रहने वाले एक पुलिस ऑफिसर को अमीर और जुल्फिकार के बारे में पता करने के लिए कहता है। तो 2 पुलिस ऑफिसर्स म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स बनकर अमीर और जुल्फिकार के घर जाकर उन दोनों का फोन नंबर हासिल कर लेते हैं। जॉर्ज को सेंड करने लगते हैं। इस तरफ जॉर्ज और उसकी टीम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही फराह के पास आते हैं। बेचारी फराह बहुत जख्मी हालत में होती है। जॉर्ज पूछने लगता है कि उस रात क्या हुआ था, क्या तुम हमें बता सकती हो। उस रात अब्दुल वहाब ने उन लोगों से यही कहने लगा था कि घर में इतने पैसे नहीं है, कल आप जितना मांगोगे मैं उतना लाकर दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अमीर उसकी गैंग अब्दुल को और उसकी बेटी को बहुत मारा पीटा। अब्दुल वहाब के सामने ही फराह का बलात्कार करने लगे। जाते जाते अमीर अब्दुल वहाब को मार के चला गया। खैर प्रेजेंट पर इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि अमीर और जुल्फिकार अभी भी इंडिया में मौजूद है और स्पेशली मुंबई में। तो जॉर्ज और उसकी टीम फटाफट से मुंबई जाकर एक लोकल कांस्टेबल को अपने साथ लेकर उन दोनों के मोबाइल फोन को ट्रैक करते रहते हैं। जिस जिस एरिया में घूमे वहाँ पर इंक्वायरी करने लगते हैं। तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले आमिर और जुल्फिकार ने एक फोन बूथ के पास आकर शीजू नाम के एक बंदे को कॉल किया। तो जॉर्ज की टीम शीजू नाम के एक बंदे को ट्रेस करके उसे मार पीट कर आमिर और जुल्फिकार के बारे में पूछने लगते हैं। शीजू कहने लगता है, अरे सर मेरा ओनर दुबई में रहता है, मेरे ओनर के फ्रेंड के बेटे ही आमिर और जुल्फिकार है। मेरे ओनर के कहने पर ही मैंने उन दोनों को यहाँ पर रूम दिलवाया। लेकिन सर उन दोनों के पास फोन रहने के बावजूद भी वो दोनों हर रात फोन बूथ के पास जाकर किसी को कॉल किया करते थे। एक फोन बूथ पर जाने पर दोबारा उस फोन बूथ पर नहीं जाते। जब आमिर किसी से फोन में बात करते हुए कुछ नंबर नोट डाउन कर रहा था तो शक में मैंने भी उस नंबर को नोट डाउन करने लगा, लेकिन अनलकीली 8 नंबर्स को ही नोट डाउन कर पाया। कल ही मैंने उन दोनों को भुवनेश्वर के लिए टिकट निकलवाई। वहाँ से बाहर आने के बाद जॉर्ज की टीम कहने लगते हैं, चलिए सर अब फटाफट से भुवनेश्वर चलते हैं। जॉर्ज कहने लगता है कि कहाँ तक फिरते रहेंगे। शीजू ने तो नहीं देखा उनको ट्रेन चढ़ते हुए। भुवनेश्वर के बीच काफी सारे स्टेशन है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर उतरे होंगे। तभी साइबर क्राइम वाला जॉर्ज को कॉल करके कहने लगता है, सर उत्तर प्रदेश के एक फोन बूथ से आमिर के घर को कॉल गया और इस फोन नंबर को बताने लगता है। तो वो फोन नंबर एग्जैक्टली शीजू के बताए हुए नंबर से मैच होते रहता है। कहने लगता है कि शायद आमिर के पास अब यही नंबर होगा। उसके बाद जॉर्ज मनु को कॉल करके सारी बात बताते हुए कहने लगता है कि सर हम लोगों को उत्तर प्रदेश जाना होगा और हम लोग फ्लाइट में जाना चाहते हैं। लेकिन मनु उसके लिए टोटली मना करने लगता है क्योंकि हाई रैंक ऑफिसर्स को ही फ्लाइट में जाने की परमिशन होती है। जॉर्ज के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, ट्रेन पकड़ो या तो फिर बाय रोड जाओ। जॉर्ज की टीम सोचने लगते हैं कि ये लोग अपने पैसों से फ्लाइट पकड़कर उत्तर प्रदेश जाएंगे, लेकिन इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से अपनी गाड़ी से ही उत्तर प्रदेश जाने लगते हैं, ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर। और रास्ते में ये लोग जो भी खर्चा करते नोट डाउन करते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट से दोबारा अपने पैसे वापस ले। फाइनली ये लोग उत्तर प्रदेश जाकर एक लोकल कांस्टेबल को अपने साथ लेते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ केरला में जैन जो रिश्वत ले रहा था वो वीडियो लीक हो जाती है, लेकिन मनु ये बात जॉर्ज को नहीं बताता। अगर बताएगा तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस तरफ जॉर्ज उसकी टीम उस फोन नंबर को ट्रैक करते हुए रात के वक्त एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं और उस फोन नंबर का लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हुए एक घर में जाकर तलाश करने लगते हैं। लेकिन उस घर में ना आमिर होता है ना जुल्फिकार। उस घर में पवन उसकी फैमिली मौजूद होती है। जॉर्ज पवन को मार पीट कर इन दोनों के बारे में पूछने लगता है। पवन पहले तो नहीं बताता, लेकिन बाद में कहने लगता है कि हथौड़ा और बाबिया मेरे भाई जैसे है। उन दोनों ने ही आमिर और जुल्फिकार को मेरे पास भेजा। जुल्फिकार ने मेरे फोन से किसी को कॉल किया था। ये देखकर आमिर भाई जुल्फिकार भाई को डांटने लगे थे।
अब वो दोनों हथौड़ा भाई के पास है। तभी पवन की बीवी अपने हाथ में गन लेकर जॉर्ज की टीम पर फायरिंग करने लगती है। मौका देखकर पवन वहाँ से भागने लगता है और इसी तरह पवन की बीवी सारे गांव वालों को इकट्ठा करने लगती है कि कुछ अजनबी लोग हमारे गांव में घुस आए हैं। तो यहाँ पर ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही मस्त है। जॉर्ज और उसकी टीम उन सारे गांव वालों से फाइट करने लगते हैं। फाइनली उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। बहुत ही मुश्किल के साथ पवन को भी पकड़ते हैं। किसी जगह पर लाकर इसको टॉर्चर करते हुए उन दोनों के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो पवन यही कहने लगता है कि तुम लोग उन दोनों को पकड़ नहीं सकते। आमिर भाई एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। वो लोग चाइना जाकर कुछ डीलर से बात करके वापस इंडिया आकर कुछ हंटर्स को इकट्ठा करके हाथियों के दांतों का स्मगलिंग कर रहे हैं। इसी के लिए उन लोगों को काफी सारा पैसा चाहिए। कल रात ही वो दोनों रेलवे स्टेशन निकल गए। इस तरह से रेलवे स्टेशन का नाम बोलता है तो जॉर्ज और उसकी टीम फटाफट से उस रेलवे स्टेशन पर जाने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में इन लोगों को जैन के बारे में पता चलता है कि जैन की वीडियो लीक हो गई। ये देखकर जोश और जैन के बीच बहुत झगड़ा होने लगता है। जॉर्ज इन दोनों को किसी भी तरह से रोक देता है। जैन कहने लगता है, हाँ मैंने रिश्वत ली, घर के लोन के लिए मैंने दर बदर भटकता रहा लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। मेरी बेटी के कान में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह से रोते हुए बताने पर बाकी लोग जैन को हौसला देने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर बहुत ही मुश्किल से हथौड़ा और बाबिया को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आईजी एसपी और मनु को बुलाकर कहने लगता है कि अभी अभी मुझे सीएम से कॉल आया, पूछ रहे हैं कि इस केस में जैन को क्यों इन्वॉल्व किया, वो तो एक रिश्वतखोर है। फटाफट से उन लोगों को वापस आने के लिए कहा। यह सुनने के बाद मनु पहले तो टोटली इनकार करने लगता है कि मैं उन लोगों को वापस नहीं बुला सकता। लेकिन बेचारा मनु ये भी अपने सुपीरियर के हाथ मजबूर होने की वजह से जॉर्ज को कॉल करके बताने लगता है कि तुम लोग वापस आ जाओ। जॉर्ज कहने लगता है, अरे सर ऐसे कैसे वापस आ सकते हैं, हम लोगों ने बाय रोड 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर आए, अब बस थोड़ी दूरी पर है वो लोग और अभी भी हमारा समय नहीं खत्म हुआ। इस तरह से मनु की बातों को इग्नोर करके मनु का फोन ही काट देता है। अब जॉर्ज और उसकी टीम एक बस स्टॉप पर होते हैं। वहाँ का एक बच्चा आमिर और जुल्फिकर की फोटो को पहचान लेता है। कहने लगता है कि वो दोनों तो बाबागंज की बस लेकर निकल गए। जॉर्ज मैप देखकर समझ जाता है कि वो दोनों बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, मतलब नेपाल जाने वाले हैं। फटाफट से उस बस को फॉलो करते हुए उस बस में जाकर चेकिंग करने पर उस बस में आमिर और जुल्फिकर मौजूद नहीं होते, पता नहीं कहां पर उतर गए। उसके बाद जॉर्ज हथौड़ा और बाबिया से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को काफी सारा पैसा दूंगा, तुम्हारे ऊपर लगे हुए केसेस को भी हटा दूंगा, बताओ वो दोनों कहां पर है। तो हथौड़ा और बाबिया किसी जंगल के एरिया में लाकर अलग अलग डायरेक्शन बताते हुए कहने लगते हैं कि वो लोग इस तरफ गए। जॉर्ज को गुस्सा आकर अपनी गन लेकर हथौड़े के हाथ पर फायरिंग कर देता है। डर के मारे तब जाके ये दोनों जॉर्ज और उसकी टीम को असली एड्रेस बताने लगते हैं। जब ये लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो आमिर की गैंग इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इन लोगों पर अटैक करके बहुत मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर ये फाइट सीक्वेंस भी गजब है। फाइनली जॉर्ज आमिर और जुल्फिकर को पकड़ ही लेता है। उसी रास्ते से इंडियन आर्मी गुजरने लगती है। जॉर्ज अपनी सारी बात इन लोगों को बताने लगता है तो इंडियन आर्मी जॉर्ज उसकी टीम की मदद करके इन लोगों को हाईवे पर ड्रॉप करते हैं। जब ये बात सुपीरियर्स को पता चलती है वो लोग जॉर्ज से कहने लगते हैं, आप लोग फटाफट से फ्लाइट पकड़कर उन दोनों को यहाँ पर ले आओ। जॉर्ज मना करने लगता है, नहीं सर, ऐसे लोगों के लिए सरकार का पैसा क्यों वेस्ट करे, इन दोनों को मैं बाय रोड ही ले आऊंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। क्लाइमैक्स में रियल कन्नूर स्क्वाड को दिखाया जाता है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।